Hello guys, welcome to Enrich Minds YouTube channel. I am Preksha Jain, back with class 11th biology. This is the last video of this 11th biology series and यहाँ पर हम chapter 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने 21 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, दैट मीन्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन रीडिंग एंड डायग्राम्स को समझते हुए, क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, वैसे ही हम यहाँ पर चैप्टर 22 को भी कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आपको पेशेंटली लाइन बाय लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको आप आइदर अंडरलाइन करते जाओ या फिर नोट्स अपने बनाते जाओ एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चैप्टर में नहीं इंक्लूडेड है, अगर वो हम डिस्कस करते हैं तो उसको भी आप अगर लिखते जाओगे तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि काफी बार ना अगर सिर्फ एक सिंगल वर्ड है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, इवन आपने अगर रेफरेंस बुक में देखा हो, सो वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें पॉइंट्स होते हैं उनको अगर नोट्स में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। एंड इवन अगर अभी आप बुक से प्रॉपर रीडिंग सिर्फ कर रहे हो तो यहाँ पर स्पेस है काफी, तो वहां पर ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना? सो हम अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से मतलब क्या होता है, कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। सो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो मेनली किसके थ्रू हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं एंड ये जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिमल किंगडम हो चाहे वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस एंडोक्राइन सिस्टम है अगर हम कंपेयर करें किससे, इनवर्टिब्रेट्स से। एंड प्लांट्स डू नॉट पजेस दीज ग्लैंड्स। प्लांट्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं बट वहां पर ये एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट हो, इट इज नॉट नेसेसरी। सो नाउ लेट्स हैव अ डिटेल्ड लुक एट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स. You have already learned that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs. तो neural system क्या कर रहा है, point-to-point and rapid coordination provide कर रहा है organs को. The neural coordination is fast but short-lived. and जो neural coordination है वो fast तो होता है but कुछ टाइम के लिए होता है, दैट मीन्स कि शॉर्ट लिव्ड है। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनोवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड्स टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड. सो क्या होता है कि जो नर्व फाइबर्स है वो इनोवेट नहीं करते हैं सारे सेल्स को, बट जो बॉडी के सेलुलर फंक्शन है उनको तो कंटिन्यूअसली रेगुलेट होना है। सो इसीलिए स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम जो है वो बॉडी में होता है. दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स एंड ये जो कंटिन्यूअस रेगुलेशन का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करते हैं, हार्मोन्स. द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी. एंड जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या कर रहे हैं, जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को. क्लियर? नाउ लेट्स सी द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना उसमें डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो कि केमिकल सीक्रेट करते हैं एंड यही जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होते हैं. Their secretions are called hormones and endocrine जो glands and ductless gland हैं वो secrete करती हैं कुछ substance and ये substances को बोलते हैं क्या, hormones. The classical definition of hormone as a chemical produced by endocrine glands are released into blood and transported to a distantly located target organ has current scientific definition as follow. So जो classical definition होती है हार्मोन की, एक क्या है, केमिकल जो कि प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, रिलीज होता है ब्लड में एंड ट्रांसपोर्ट होता है डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स तक एंड इट हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन. एंड जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है उसमें क्या आ जाएगा, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. So hormones जो होते हैं वो non nutrient chemicals हैं जो कि किसकी तरह act करते हैं, intercellular messengers की तरह and produce होते हैं किसमें, trace amount में. सो हार्मोन्स की ना काफ़ी सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हो जाती हैं, बट सारी ही डेफिनेशन से कंक्लूजन क्या निकलेगा
एक ही है एंड न्यू डेफिनेशन से भी क्या निकल रहा है, द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। सो इनिशियली क्या होता था कि सिर्फ जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन है दैट इज कॉल्ड हार्मोन, बट लेटर ऑन क्या हुआ कि हार्मोन्स एक ऐसे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है जो कि इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह वर्क कर रहे हैं एंड ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेशन और केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि ब्लड में जाके ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट टारगेट ऑर्गन तक, अपना जाके फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हार्मोन बोला जाता है। तो टाइम के साथ हार्मोन्स की डेफिनेशन चेंज हुई एंड न्यू करेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गए हैं हार्मोन्स में जो कि सीक्रेट होते हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड से और में ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब अंडर में आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ही से ही सीक्रेट हो रहे हैं, बट जो इनका नंबर है वो इंक्रीज हो चुका है। इनवर्टिब्रेट्स possess very simple endocrine system with few hormones whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates। So क्या हो रहा है कि इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है जिसमें कि few hormones whereas large number of chemicals जो हैं वो एक्ट करते हैं हार्मोन की तरह और प्रोवाइड करते हैं क्या, वर्टिब्रेट्स में कोऑर्डिनेशन। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर एंड अब यहाँ पर डिटेल में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब्ड है। हार्मोन्स की डेफिनेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड हार्मोन के बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है कि जो फर्स्ट हार्मोन था वो डिस्कवर्ड किसने किया था, विलियम एम बेलिस ने एंड अर्नस्ट एच स्टार्लिंग ने 1903 में। तो दोनों ने कंबाइनली विलियम एम बेलिस एंड अर्नस्ट एच स्टार्लिंग ने फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया। एंडोक्राइन सिस्टम जो ये हार्मोन की स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स and hormones secreted by them। Now coming on to the human endocrine system, तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और हार्मोन्स जो कि डिफरेंट टिश्यूज एंड सेल से प्रोड्यूस होते हैं जहां पर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड हैं। सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना डिफ्यूज्ड टिश्यूज और सेल्स में, वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड होते हैं एंड वही क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन अवर बॉडी। एंड क्या कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, अंडरलाइन दिस, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स एंड गोनाड्स में भी इन मेल में होते हैं टेस्टिस एंड फीमेल में होते हैं ओवरीज। तो ये सारे ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं बॉडी में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हाइपोथैलेमस के बिलो लोकेटेड होता है क्या, पिट्यूटरी, और हाइपोथैलेमस से जो केमिकल सीक्रेट होते हैं वही पिट्यूटरी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं एंड हियर इन हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड द पीनियल ग्लैंड। देन उसके बाद आता है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, थाइमस जो थोरैक्स के बिलो लोकेटेड होता है। देन उसके बाद पेनक्रियास जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है एंड इज ऑल्सो अ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड देन देयर इज एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी फीमेल्स में होती है, टेस्टिस मेल्स में होते हैं, कंबाइनली दे आर कॉल्ड एज गोनाड्स। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स एग्जांपल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। सो ये सारे ग्लैंड तो हैं बट इसके साथ साथ कुछ और ग्लैंड्स हैं जैसे कि किडनी है, हार्ट है, ये भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द बॉडी ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। एंड यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेक्शन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एंड हाइपोथैलेमस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और गिवन है। सो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ तो कॉमन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड कुछ पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एंड दैट इज व्हाई एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें टू टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ह्यूमंस में। एक होता है प्योर एंडोक्राइन जिसमें आ जाता है क्या कि इट एंटायरली वर्क्स फॉर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। एंड सेकंड जो आते हैं वो क्या है, पार्शियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट मीन्स कि वो पार्टली एंडोक्राइन वर्क करते हैं एंड पार्टली एक्सोक्राइन होते हैं, हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं बट उनका रोल और भी होता है।
इसमें क्या क्या जाता है, किडनी, लिवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट एंड प्लेसेंटा एक्सेट्रा। नाउ द फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमको जो देखना है वो है हाइपोथैलेमस, जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। सो हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहाँ हो गई, जो बेसल पार्ट है डायंसिफिलॉन फोरब्रेन का, एंड इट रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फंक्शंस इन द बॉडी। एंड ह्यूमन में जो कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस से काफ़ी ज़्यादा, मतलब हाइपोथैलेमस से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जो हाइपोथैलेमस के बारे में देख लेते हैं हम। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन फोरब्रेन एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन। एंड ये इसमें क्या और प्रेजेंट होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियाई, एंड ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। एंड ये जो हार्मोन है ये क्या रेगुलेट कर रहे हैं, सिंथेसिस और सीक्रेशन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी सिंथेसिस हो रहा है एंड सीक्रेट हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। However, the hormones produced by hypothalamus are of two types. जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स आ रहे हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर हमें ये हाईलाइट स्पेशली करना है। फर्स्ट होता है रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सीक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे। एंड सेकेंड होता है इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के जो सीक्रेशन है उसको इनहिबिट करते हैं। For example, hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone, GnRH, gonadotropin releasing hormone। ये कौन सा हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। एंड ये क्या कर रहा है, stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropins। So gonadotropin releasing hormone जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। एंड सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से जब आएगा ना तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज है उसको स्टॉप करेगा। सो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स आ रहे हैं वो आइदर रिलीजिंग हो सकते हैं या फिर इनहिबिट भी कर सकते हैं एक्टिविटीज को। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन पास थ्रू एक्सॉन्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। एंड जो हार्मोन्स हैं क्या है, ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, पास होते हैं एक्सॉन तक एंड रिलीज हो जाते हैं कहाँ पर जाके, नर्व एंडिंग्स में। दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। सो ये जो हार्मोन्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पहुंचेंगे एंड एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से दे रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। सो बेसिकली हाइपोथैलेमस का वही एक मेन फंक्शन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके वहाँ के जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करते हैं। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। एंड पोस्टीरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के कंट्रोल में होता है। एंड इंटीरियर पार्ट किस कंट्रोल में होता है कि जो हार्मोन्स हैं पहले वो रिलीज होंगे, वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेंगे एंड देन पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से पास होते हुए फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का यहाँ पर दिया हुआ है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हार्मोन्स हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया पार्ट क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। सो ये जो हाइपोथैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी में आने के लिए क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वहाँ से सिग्नल्स इस पोर्टल सर्कुलेशन में आते हैं, देन एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं। बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में ये जो न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली सिग्नल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सेंड कर रहे हैं, यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों पार्ट्स में जो फंक्शनिंग है वो फिर डिफरेंट हो जाती है। Now coming on to the pituitary gland. Pituitary gland को master gland भी बोलते हैं because it performs various important functions and control the various important functions. So it is the smallest endocrine gland. The
Pituitary gland is located in the bony cavity called the sella turcica and is attached to the hypothalamus by a stalk. So इस जो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड जहाँ पर होती है, सो वो क्या है, एक बोनी कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, एंड हाइपोथैलेमस एक स्टॉक के हेल्प से अटैच होती है. इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड एन न्यूरोहाइपोफाइसिस. तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जनरली क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एंड ये दो के पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एडिनो एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. अब एडिनोहाइपोफाइसिस में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया. एंड जो पार्स डिस्टेलिस रीजन होता है पिट्यूटरी का, उसको कॉमनली बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी. एंड एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड देन जो पार्स इंटरमीडिया रीजन होता है यहाँ पर ही, वो क्या सीक्रेट करता है, सिर्फ एक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distalis. But pars intermedia और pars distalis जो है ना, वो कई बार merge होते हैं, but अगर ये different है, पार्ट तो दोनों ही किसका है, एंटीरियर पिट्यूटरी का है. जो पार्स डिस्टेलिस रीजन है उसको बेसिकली बोलते हैं क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड ये सीक्रेट करता है फॉलोइंग हार्मोन्स. फिर उसके बाद जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में क्या पार्ट आएगा, पार्स नर्वोसा, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या हो गया, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी में किसका पार्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस. एंड एडिनोहाइपोफाइसिस में दो रीजन हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, जिसमें कि पार्स डिस्टेलिस जो है वो एंटीरियर रीजन बनाता है, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ से क्या रिलीज होता है, इट स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस. सो ये जो पूरा पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर है, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एनाटॉमिकली, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो ग्लैंडुलर एंटीरियर पोर्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसमें कि अगेन दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज अ पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया. एंड ये जो दो पार्ट्स होते हैं वो एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब जो है पिट्यूटरी का उसको शो करते हैं. पार्स डिस्टेलिस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी शो करेगा, एंड पार्स इंटरमीडिया जो है वो इंटरमीडिएट लोब को शो करेगा. पार्स डिस्टेलिस से काफी सारे हार्मोन्स आते हैं, पार्स इंटरमीडिया जो है वहां से एक ही हार्मोन आता है, क्या, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देन सेकंड पार्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस. न्यूरोहाइपोफाइसिस से बेसिकली दो हार्मोन स्टोर होते हैं, रिलीज होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड द वेसोप्रेसिन, जो कि सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं हाइपोथैलेमस में, एंड देन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस तक विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन. क्योंकि न्यूरोहाइपोफाइसिस में क्या है, डायरेक्टली जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं. देन ओवर सीक्रेशन ऑफ जीएच, दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म, एंड लो सीक्रेशन ऑफ जीएच रिजल्ट्स इन स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी डार्फिज्म. अभी हमने ये तो पहले से ही पता हुआ है कि किसी भी चीज की एक्सेस भी नहीं अच्छा होता है, एंड किसी भी चीज का लो सीक्रेशन या फिर डेफिशिएंसी भी नहीं ठीक होती है. तो सेम कंडीशन यहाँ पर होती है. जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में सोमेटोट्रॉप जो सेल है उसको स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोपिन्स रिलीज होते हैं एंड बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं. बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं. ओवर सीक्रेशन अगर हो जाता है चाइल्डहुड के टाइम पे ही इस हार्मोन में, तो जाइगेंटिज्म हो जाती है, दैट मीन्स कि बोन्स में एक्सेसिव ग्रोथ होती है. व्हेयरएज जो एडल्टहुड है उसमें एक्रोमेगैली होती है, दैट मीन्स कि एबनॉर्मल थिकनेस ऑफ बोन. एंड अगर इसका लो सीक्रेशन होता है तो उससे स्टंटेड ग्रोथ होती है, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. एंड यहाँ पर एक्रोमेगैली ऑलरेडी गिवन है. एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस कॉल्ड द एक्रोमेगैली. एंड अगर अडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, उस कंडीशन में डिसफिगरमेंट हो जाता है, और थिकनेस आ जाती है बोन्स में, फेस में जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है, एंड उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली, विच लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक्ड. एंड अगर इसको प्रॉपरली टाइम पे चेक नहीं हुआ, सो प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में.
The disease is hard to diagnose in the early stages and often goes undetected for many years. And एक्रोमेगैली हुआ, उसको डायग्नोस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड इसीलिए ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाना मतलब अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है until changes in external features become noticeable. So कभी ये डिटेक्ट ज़्यादा बेटर हो सकता है जबकि एक्सटर्नल बॉडी अपीयरेंस में ये चेंजेस दिखने लगते हैं. प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम. एंड सेकेंड अब यहाँ पर हार्मोन आता है, वो क्या है? प्रोलैक्टिन है. प्रोलैक्टिन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा जिससे कि मिल्क का फॉर्मेशन होता है. फिर उसके बाद है TSH, दैट इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. It stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormone from the thyroid gland. So thyroid gland से जो hypothyroid hormone secrete हो रहा है and synthesize हो रहा है उसको रेगुलेट करते हैं thyroid stimulating hormone. Then उसके बाद है ACTH. ACTH क्या आता है? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. सो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन को सीक्रेट कर, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं ना वो रिलीज होते हैं एंड यहाँ से फिर रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? कॉर्टिकोट्रॉप जो सेल्स होती है ना एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ से एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो रहा है. एंड ये क्या स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. सो उसके पहले जो हमने यहाँ पर देखा, देखो प्रोलैक्टिन एंड TSH. सो प्रोलैक्टिन क्या है? हार्मोन है. ये क्या करता है? इलेक्ट्रोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करता है. इलेक्ट्रोट्रॉप सेल जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में सिचुएटेड होती हैं. जब ये स्टिमुलेट होती हैं तो प्रोलैक्टिन सीक्रेट करती हैं एंड प्रोलैक्टिन जो है वो रेगुलेट क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ एंड मिल्क फॉर्मेशन. एंड TSH में क्या हो रहा है कि थायरोट्रॉप सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, सीक्रेट करती हैं थायराइड, स्टिमुलेट करती हैं किसको? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एंड सीक्रेट करती हैं फिर उसे. एंड रोल कहाँ पर है इसका? सीक्रेशंस ऑफ जो थायराइड ग्लैंड्स आते हैं दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द थायराइड लेवल और आयोडीन लेवल. उसके बाद आता है जो ACTH, स्टिमुलेट एंड सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो सीक्रेट होते हैं उसको कंट्रोल करने का फंक्शन होता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का. देन उसके बाद है LH एंड FSH. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ये क्या स्टिमुलेट करते हैं? गोनाडल एक्टिविटी को, और इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? गोनाडोट्रोपिन्स. सो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन क्या रहेंगे? गोनाडोट्रोप सेल होती हैं एंटीरियर लोब में पिट्यूटरी ग्लैंड के जो कि सीक्रेट करती हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को. एंड दोनों ही ये जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं गोनाडल एक्टिविटी को, इसलिए उनको बोलते हैं क्या? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. एंड अब यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में है वो स्टिमुलेट करता है, सिंथेसाइज करता है हार्मोन को एंड बोलते हैं क्या? एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस. एंड फीमेल में क्या होता है? इट इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ fully mature follicles, that means Graafian follicles, and it also helps in maintaining the corpus luteum formed from the remnants of the Graafian follicles after the ovulation. सो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये एंड्रोजन्स. इन मेल्स LH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस. तो मेल्स में जो LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं वो क्या स्टिमुलेट करते हैं और हार्मोन को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं जो कि हैं एंड्रोजन्स. एंड सीक्रेट कहाँ से होते हैं? टेस्टिस से. इन मेल्स FSH एंड द एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड मेल्स में जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन्स कंबाइनली क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ है वो डेवलप होता है फ्रॉम जर्म सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस में ही. FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. इन फीमेल्स LH induces ovulation of fully mature follicles, that means कि Graafian follicles, and maintains the corpus luteum formed from the remnants of the Graafian follicles आफ्टर ओव्यूलेशन. सो क्या हो रहा है यहाँ पर अब कि जो फीमेल्स हैं उनमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेंगे? ओव्यूलेशन जो हो रहा है ना फुली मैच्योर फॉलिकल्स का और कॉर्पस ल्यूटियम की, इस प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं. एंड जो रिमिनेंट्स फॉर्म्ड होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के मैच्योर होने के बाद एंड इनके फ्यूज होने के बाद
तो आफ्टर ओव्यूलेशन उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स में जो फीमेल्स में है तो वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, अगर एक सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं तो। एंड ये जो पूरी डिटेल्स है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, इसका और फर्दर डिटेल क्लास 12th में आता है। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। देन उसके बाद आता है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दे एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स दैट इज द मेलानिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। सो मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो बेसिकली स्किन के कलर को डिसाइड करते हैं। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट यहाँ पर MSH जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, अब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन से रीजन से आता है? पार्स इंटरमीडिया और द इंटरमीडिएटरी लोब से, इंटरमीडिएट लोब से आता है। तो ये भी किसका पोर्शन है? एडिनोहाइपोफाइसिस का ही पोर्शन है। तो जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सीक्रेट क्या करता है? रिलीज करता है हार्मोन को। एंड ये जो हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से फिर वो स्टिमुलेट करता है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो सेल्स हार्मोन है वहाँ से हार्मोन रिलीज हो। एंड देन उसके बाद MSH जो है किस पे एक्ट करता है? मेलानोसाइट्स, दैट मीन्स कि मेलानिन कंटेनिंग सेल्स पे, एंड पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं। एंड जैसे कि MSH होता है ना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, एक और हार्मोन होता है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि सीक्रेट होता है एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है ये। क्लियर? देन उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन है they act on the smooth muscles of our body and stimulates their contraction। and oxytocin release कहाँ से हो रहा है? posterior pituitary gland से आता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो एक्सोनल प्रोजेक्शंस का कलेक्शन होता है हाइपोथैलेमस में, टर्मिनेट होता है बिहाइंड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड इससे रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन तो क्या हो गया कि ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स अ वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। एंड दो फंक्शन इसके इंपॉर्टेंट क्या है? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो हेल्प कर रहा है, बट फीमेल्स में बेसिकली जो चाइल्ड बर्थ के टाइम यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। एंड मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क का इजेक्शन होता है उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड ऑक्सीटोसिन जो है वो एक शॉर्ट पेप्टाइड होता है 9 अमाइनो एसिड्स का, जिसको पिटोसिन भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल इसका किस में होता है? फीमेल्स में होता है। वेसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड देयरबाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन एंड दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस। तो वेसोप्रेसिन कहाँ पर मेनली एक्ट करता है? किडनी पे। एंड वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयरबाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, एंड उसको बोलते हैं क्या? डायूरेसिस। सो वेसोप्रेसिन का एक और नेम होता है ADH, दैट इज द एड्रेनल एंटी डायूरेटिक हार्मोन और द पिट्रेसिन। सो वेसोप्रेसिन की डिफरेंट नेम है, पेप्टाइड हार्मोन है ये भी, एंड अनदर नेम में आ जाएगा क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड पिट्रेसिन। एंड ये जो हार्मोन है मेनली कहाँ पर एक्ट कर रहा है? किडनी पे, जिससे कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है एंड जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द किडनी। एंड यहाँ पर जो वाटर लॉस रिड्यूस हो रहा है ना यूरिन से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायूरेसिस बोलते हैं। Hence it is also called एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये डायूरेसिस कॉज कर रहा है एंड डायूरेसिस की प्रोसेस जो हो रही है ना उसको अपोज कर रहा है बेसिकली, क्योंकि जो वाटर लॉस है उसको बोलते हैं डायूरेसिस। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, दैट मीन्स कि वाटर लॉस को कम कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड इम्प्योरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। तो जैसे यहाँ पर वेसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है जिससे कि वाटर लॉस कम होता है, डायूरेसिस कम होती है, इसीलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंड अगर इंप्रूवमेंट आ जाता है सिंथेसिस और रिलीज में तो उससे क्या होता है? जो डिमिनिश्ड एबिलिटी होती है ना किडनी की वाटर को कंजर्व करने की, वो लॉस हो जाती है एंड बॉडी में डिहाइड्रेशन, क्योंकि बॉडी से जब वाटर का एक्सेस लॉस होगा तो उससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। एंड इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज होती है। एंड डायबिटीज दो टाइप की होती है, एक तो कब हो रही है? जबकि
शुगर इम्बैलेंस हो रही है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है बॉडी में, शुगर ब्लड शुगर लेवल है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो डायबिटीज मेलाइटिस होती है। एंड जब एक्सेसिव लॉस एंड डिहाइड्रेशन कंडीशन आ रही है तो वो कौन सा होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर हुआ ये पार्ट। एंड यहाँ पर जो हमने हॉर्मोन्स पढ़े हैं ना, उनमें पार्चुरेशन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मैक्सिमम सिक्रीशन होता है एंड इट इज दिस हार्मोन ओनली विच कॉज लेबर पेन एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड बिकॉज ऑफ इट्स रोल इट इज कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन ऑल्सो। उसके अलावा जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं मेल्स में, बिकॉज ये इंटरस्टिशियल सेल्स को अफेक्ट करता है एंड जो टेस्टिस की लीडिंग सेल है उसको अफेक्ट करता है। उसके अलावा जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसके बाद पीनियल ग्लैंड से आ जाता है, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, द पीनियल ग्लैंड। So the pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. Forebrain के dorsal side पर located होती है pineal gland. Pineal secretes a hormone called melatonin. तो pineal gland का जो hormone है उसका name क्या है, melatonin है। Melatonin plays a very important role in the regulation of a 24-hour diurnal rhythm of our body. And जो melatonin है वो कहाँ important role play करते हैं, body की जो 24-hour diurnal cycle होती है, rhythm होती है, उसको मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, जो स्लीप और वेकअप साइकिल होती है उसको मेंटेन करने में मेलेटोनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन एडिशन मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटीज। के अलावा जो मेलेटोनिन है वो बॉडी में पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी को भी कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं। दे ऑल्सो प्रमोट स्लीप एंड मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, स्लीप प्रमोट करता है, इसीलिए इसको स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है। क्लियर है। सो मेलेटोनिन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर है, इन रेगुलेटिंग द डायर्नल साइकिल, दैट इज द 24-hour साइकिल। क्लियर। एंड यहाँ पर ये जो रीजन दिया हुआ है ना, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजिशन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। सो अब जो हम थायराइड ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, पैराथायराइड, इसका लोकेशन दिया हुआ है कि कहाँ पर ये लोकेटेड होती हैं। सो ट्रैकिया के अबव लोकेटेड होती है थायराइड ऑन द फ्रंट साइड एंड बैक साइड पर इसमें क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। सो दोनों ही व्यू दिए हुए हैं, वेंट्रल साइड एंड द डोर्सल साइड, जहाँ पर ये दोनों ग्लैंड सिचुएटेड है। सो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। सो ट्रैकिया के बोथ साइड लोकेटेड होते हैं थायराइड ग्लैंड। बोथ द lobes आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द isthmus। एंड जो दोनों lobes होते हैं थायराइड के, वो एक सेंटर में एक टिश्यू या फिर हम बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू का काइंड ऑफ फ्लैप होता है जिससे ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। एंड थायराइड ग्लैंड का कंपोजिशन किससे हो रहा है, फॉलिकल से एंड स्ट्रोमल टिश्यूज से। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी। एंड हर एक जो थायराइड फॉलिकल है वो किससे बनता है, फॉलिकुलर सेल से बनता है जो कि कैविटी में इनक्लोज होते हैं। दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज 2 hormones, tetraiodothyronine and thyroxine, that is T4, and triiodothyronine। सो जो थायराइड ग्लैंड्स हैं बेसिकली 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, टेट्रा दैट मीन्स की T4 और थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, एंड एक होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। सो थायराइड में अगर हार्मोन कंट्रोल्ड रेट में जो सीक्रेट हो रहा है दैट उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉइडिज्म। एंड अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उससे क्या होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। आयोडीन अगर एक्सेस में होने लगेगा तो उससे क्या होगा, हाइपरथायरॉइडिज्म। एंड हाइपो कंडीशन जब है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गॉइटर। सो ये थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट होने लगती है एंड उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, गॉइटर। Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby, leading to the stunted growth or cretinism। तो जब अगर ये प्रेगनेंसी की कंडीशन में हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तो उस कंडीशन में जो ग्रोइंग बेबी है उसके डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में
अफेक्ट आता है एंड इस कंडीशन में ग्रोथ जो है वो स्टंटेड होती है एंड उसको बोलते हैं क्या, क्रिटिनिज्म। एंड इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इस डिसीज कंडीशन में मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म एक्सेट्रा। सो ये सारी जो कंडीशंस हैं कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन लो रहेगा, स्किन एबनॉर्मल रहेगी, डीप हो सकते हैं, म्यूटिज्म जो कंडीशन है, ये सब कब हो रही है, अगर प्रेगनेंसी में किसी लेडी को हाइपोथायराइडिज्म होता है। इन अडल्ट वुमेन्स हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर एंड एडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है सो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाएगी ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू abnormal high levels leading to a condition called hypothyroidism which adversely affect the body physiology। सो यहाँ पर और क्या होता है कि जो कैंसर हो रहा है थायराइड ग्लैंड का और अगर डेवलपमेंट होता है नोड्यूल्स का थायराइड ग्लैंड के, तो जो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस एंड सीक्रेशन का रेट है वो भी इंक्रीज होगा एंड इतना ज़्यादा हाई हो जाता है जिससे कंडीशन आती है क्या, हाइपर थायराइडिज्म, जिससे कि बॉडी की फिजियोलॉजी भी एडवर्सली इफेक्ट होती है। Exophthalmic goiter is a form of hyperthyroidism characterized by the enlargement of thyroid gland, protrusion of the eyeballs, increased basal metabolic rate and weight loss, also called the Graves' disease। So exophthalmic जो goiter है वो कब हो रहा है, hyperthyroidism के केस में हो रहा है। hypothyroidism में भी क्या हो रहा है, goiter हो रहा है एंड hyperthyroid में भी goiter है बट ऑफ डिफरेंट काइंड। एंड उसमें और क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो रही है, साथ साथ आईबॉल में प्रोट्रूजन होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, वेट लॉस होने लगेगा एंड जो कॉमनली सारे सिम्टम्स को मिला के जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं क्या, ग्रेव्स डिसीज। थायराइड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड जो थायराइड हार्मोन है वो और कहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए। These hormones also support the process of red blood cell formation and इसके साथ साथ जो red blood cells के formation की process है उसको भी support करते हैं। Thyroid hormone controls the metabolism of carbohydrate, protein and fat and thyroid hormone क्या कर रहा है, carbohydrate, protein and fat के metabolism को control कर रहा है, because जो basal metabolic rate को अगर regulate कर रहा है तो metabolic रोल किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर इसका ही जो सिंथेसिस या फिर डिग्रेडेशन होता है दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के काफ़ी सारे रोल्स यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें एक और क्या इंक्लूड हो गया, जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को के बीच में बैलेंस बनाना है उसके लिए भी इन्फ्लुएंस करता है। थायराइड ग्लैंड्स आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड द थायरोकैल्सिटोनिन TCT व्हिच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। सो थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज द थायरोकैल्सिटोनिन एंड इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। एंड थायराइड ग्लैंड जो भी फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पर जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं T4 एंड T3, सो ये दोनों फॉर्म्स जो हैं आयोडीन फॉर्म में ही होते हैं, अमाइनो एसिड के आयोडीन फॉर्म में होते हैं, आयोडोनेटेड फॉर्म में होते हैं एंड ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, कॉलॉइड फॉर्म में होते हैं जो कि फॉलिकल्स को फिल कर देते हैं एंड ब्लड में रिलीज होते हैं जब भी नीड होता है। और इसकी वजह से आयोडीन जो है वो डाइट में नॉर्मल थायराइड के नॉर्मल रेट को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होती है। हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्या क्या होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म जब होता है ना विमेन में वो इफेक्ट करेगा बेबी को एंड क्रिटिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट वुमेन में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करता है। हाइपर के केस में क्या रहेगा ना कि ग्रेव्स डिसीज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर थायराइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, या फिर एक कंडीशन होती है कि थायराइड ग्लैंड में जो फॉलिकल्स है वहाँ पर नोड्यूल्स का फॉर्म हो जाए या फिर कैंसर होता है। तो उसके अलावा एक और डिसीज़ है, कुछ और डिसीज़ हैं, मिक्सिडीमा है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट्स, इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द पफी अपीयरेंस ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू बिकॉज ऑफ लो मेटाबॉलिक रेट एंड रिटार्डेड ऑक्सीडेशन। तो अगर मेटाबॉलिक रेट अगर डिस्टर्ब होता है सो उससे क्या हो सकता है, मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा में क्या होगा कि फैट जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। एंड एक डिसीज होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, हाशिमोटोस डिसीज, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है ऑटो इम्यूनिटी से ही एंड और जितने भी फंक्शन होते हैं थायराइड ग्लैंड के वो
रिपेयर्ड हो जाते हैं एंड थायराइड ग्लैंड जब डिस्ट्रॉय होने लगी है तो बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस को वो क्या करती है, फिर अफेक्ट करती है। क्लियर है। एंड इसके अलावा जो थायराइड के फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस है। इट रेगुलेट्स BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, एंड they support the process of formation of red blood cells, controlling the metabolism of carbohydrate, protein, fats, influences the maintenance of electrolyte in body, and apart from the T3 and T4 एक और हार्मोन होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि एक जो प्रोटीन नेचर का होता है एंड वो कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। क्लियर है। देन उसके बाद ही आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या है, ह्यूमंस में लोकेटेड होता है ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायरॉइड। In humans, 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. तो thyroid gland के back side पर located होते हैं, 4 होते हैं ये नंबर में, 1 pair each in the 2 lobes of the thyroid gland, and हर एक जो thyroid gland है ना उसके back side पर जो है present, 2 पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स की 1 पेयर। द पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन। और जो पैराथायराइड ग्लैंड है एंडोडर्मल ओरिजिन का है एंड ये क्या सीक्रेट करता है, पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नेम है पैराथायराइड हार्मोन। द सीक्रेशन ऑफ PTH इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस, एंड इसका जो सीक्रेशन होता है ना पैराथायराइड हार्मोन का, उसको रेगुलेट करने के लिए कैल्शियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, एंड ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज कौन कर रहा है, पैराथायराइड हार्मोन। रेगुलेट कौन करता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि आ रहा है थायराइड ग्लैंड से। PTH act on bones and stimulate the process of bone resorption, dissolution and the demineralization. PTH also stimulates reabsorption of calcium by the renal tubules and increases calcium ion absorption from the digested food. So यहाँ पर PTH जो पैराथायराइड हार्मोन है ये बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये कैल्शियम आयन का जो लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं। बोन्स में जो प्रोसेस होती है रीसॉर्प्शन की, जिसमें कि डिसोल्यूशन होता है या डीमिनरलाइजेशन होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं। देन कैल्शियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है रीनल ट्यूब्यूल्स में, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। एंड इवन डाइजेस्टेड फूड से जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन है उसको भी स्टिमुलेट करते हैं। Then it is thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone, that is it increase the blood calcium level. So simply क्या हो जाता है, पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हाइपरकैल्सिमिक है बिकॉज जितने भी फंक्शंस है उसमें ये क्या कर रहा है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। सो पैराथायराइड जो है वो फीडबैक कंट्रोल में होते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल के, एंड जब भी कैल्शियम लेवल फॉल होता है ब्लड में तो क्या करता है, PTH जो है वो स्टिमुलेट होती है एंड कैल्शियम को रिलीज करते हैं। एंड दस बोथ द hormones thyrocalcitonin and the parathyroid hormone play a significant role to control the concentration of calcium and phosphorus, and along with TCT plays a significant role in calcium balance in the body। क्योंकि जब भी क्या होगा, अगर कैल्शियम का अमाउंट कम होता है सो थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो रेगुलेट कर रहा है अमाउंट को, बट पैराथायराइड क्या करेगा, कैल्शियम के अमाउंट को कैल्शियम को रिलीज करेगा। कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होने लगेगा तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, फिर थायरोकैल्सिटोनिन। देन नेक्स्ट ग्लैंड जो आती है वो है थाइमस ग्लैंड, एंड इसके पहले जो पैराथॉर्मोन पढ़ रहे ना हम, पैराथायराइड ग्लैंड से जो पैराथॉर्मोन है उसको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। आफ्टर इट डिस्कवरर जेम्स बी कॉलिप्स, जो कि एक कैनेडियन एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट है, जो इनके नेम पे इसका नेम दिया हुआ है। हाइपोसीक्रेशन अगर हो रहा है ना PTH से, तो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन लो होता है ब्लड में एंड टिश्यू में, एंड इसकी वजह से जो कैल्शियम का यूरिन में एक्सक्रीशन होने लगता है। एंड ये जब इंक्रीज होता है ना तो ये जब प्रोसेस हो रही है एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, तो इससे नर्व एंड मसल एक्साइटेबिलिटी आ जाती है जिससे कि क्रैम्प्स होते हैं, एंड इस डिसऑर्डर को बोलते हैं पैराथायरॉइड टिटेनी। एंड अगर हाइपर सिक्रेशन होता है PTH का तो उससे कैल्शियम आयन ज़्यादा ड्रॉ होने लगता है बोन से, जिससे कि बोन जो है वो सॉफ्ट होती हैं, बेंड होने के चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, एंड ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है ये। क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द थाइमस।
The thymus gland is a lobular structure located between lungs behind sternum on the ventral side of aorta. So thymus का लोकेशन कहाँ पर आ जाता है? ये लोकेटेड है लोबुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स एंड एओर्टा के वेंट्रल साइड पर है एंड इट इज बिहाइंड द लंग्स, between the lungs, behind the sternum and on the ventral side of the aorta. So इस सेंटर में ये लोकेटेड होता है एंड ओरिजिन हो जाता है एंडोडर्म, एम्ब्रियो की जो लेयर्स होती है ना 3 एंडोडर्म, एक्सोडर्म एंड मीसोडर्म, उसमें से एंडोडर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होता है एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में. द थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम. दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन्स. तो थाइमोसिन्स एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सीक्रेट कहाँ से होते हैं? थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं. थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सो जो थाइमस है वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है. कैसे कि जो थाइमोसिन सेल्स होते हैं वो टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं एंड टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. अभी यहाँ पर आता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या हो जाता है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज. रैदर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें जो फैगोसाइट्स हैं, एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड जो वेरियस साइटोकाइनेंस होते हैं वो रिलीज होते हैं एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंड यहाँ पर एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती हैं इन केस ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. इन एडिशन Thymosins also promote production of antibodies to provide humoral immunity. And इसके साथ साथ जो टी लिम्फोसाइट्स है, थाइमोसिन्स है, वो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करते हैं जो कि प्रोवाइड करता है. एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी. एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी का वो एस्पेक्ट है दैट इज मीडिएटेड बाय द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड एंड सच एज सीक्रेटेड एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड सर्टेन एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स. सो सेल mediated immunity is not based on antibodies and humoral immunity is based on antibodies. Thymus is degenerated in old individuals resulting in a decreased production of thymogens. तो एज के साथ थाइमस जो है वो डिजेनरेट हो जाती है. दैट इज वाई जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें थाइमोसिन्स जो है वो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है. दैट इज वाई इम्यून सिस्टम वीक होता है. एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक. तो ओल्ड पर्सन जो रहेंगे उनमें जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं वो वीक आते हैं बिकॉज ऑफ द डिजेनरेशन ऑफ थाइमस एंड द डिक्रीज्ड सीक्रेशन ऑफ थाइमोसिन्स. देन उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड एंड थाइमस में और क्या इंपॉर्टेंट है कि थाइमस जो है लोबुलर स्ट्रक्चर है, डॉर्सल साइड पे है हार्ट के एंड एओर्टा में जो इसका और बेसिक प्रॉपर लोकेशन क्या आ जाता है? अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स नियर द हार्ट. सॉफ्ट पिंकिश बाइलोब मास है लिम्फोइड टिश्यू का एंड प्रोमिनिएंट ग्लैंड है जो कि एज के साथ डिजेनरेट होती है. ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है. देन बाकी ये टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रही है एंड एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है. दैट इज व्हाई इट इज फोकसिंग ऑन बोथ ऑन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड द ह्यूमरल immunity. Now coming on to the adrenal gland, our body has one pair of adrenal gland, one at the interior part of each kidney. So kidney के दोनों ही किडनी जो पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है दैट मीन्स की 2 किडनी है. तो हर एक किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड. द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड ये जो ग्लैंड का फॉर्मेशन है ना 2 टिश्यू से होता है. द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड द एड्रिनल मेडुला एंड आउटसाइड दिस लाइज द एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो इसमें क्या क्या है? एड्रिनल मेडुला है सेंटर में जो लोकेटेड है एंड आउटसाइड पर लोकेटेड है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड ये एंटीरियर पोर्शन पे लोकेटेड है. अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटीग लीडिंग टू अ डिसीज कॉल्ड एडिसन्स डिसीज. अब अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा. सो उस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, वीकनेस आएगी, फैटीग होगी एंड डिसीज होती है एडिसन्स डिसीज. इसके अलावा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके रीजंस यहाँ पर गिवन है. सो पहले हम यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं हार्मोन्स के बारे में एंड देन हम डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रक्चर. सो द एड्रिनल मेडुला सीक्रेट 2 हार्मोन्स कॉल्ड एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन. तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ से हार्मोन्स आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. एंड एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन आते हैं ना
वो 2 हॉर्मोन्स है, एड्रेनलिन जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रेनलिन जिसको बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामीन्स एंड ये दोनों हॉर्मोन्स को कंबाइनली क्या बोलते हैं, कैटेकोलामीन्स बोलते हैं। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आर रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड आर कॉल्ड इमरजेंसी हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स ऑफ फ्लाइट और हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। सो ये जो दोनों हॉर्मोन्स होते हैं ना, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये कब रिस्पॉन्स में किस रिस्पॉन्स में सीक्रेट होते हैं, जब भी कोई स्ट्रेस की कंडीशन होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं या फिर हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोला जाता है। दीज हार्मोन्स इंक्रीजेस अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन दैट इज द रेजिंग ऑफ हेयर्स और वी कॉल इट गूज बम्प्स एंड स्वेटिंग। सो हॉर्मोन्स का रिएक्शन क्या होता है कि कब ये रिलीज हो रहे हैं एंड क्या इफेक्ट ये कॉज करते हैं। बोथ द हॉर्मोन्स इंक्रीजेस द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो दोनों ही हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं, हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करते हैं। कैटेकोलामीन्स आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। एंड कैटेकोलामीन्स जो कंबाइनली इनको बोलते हैं ना, सो ये क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा सो उससे क्या होगा, ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में इंक्रीज होगा। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड इसके साथ साथ लिपिड एंड प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए को भी स्टिमुलेट करते हैं। सो जो दोनों ही हॉर्मोन्स हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कैटेकोलामीन्स, जो कि सीक्रेट होते हैं किसी भी स्ट्रेस या इमरजेंसी की कंडीशन में। एंड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टाइम ऑफ स्ट्रेस या फिर डेंजरस की कंडीशन होगी, सो वो एड्रेनल मेडुला रीजन को स्टिमुलेट करते हैं जिससे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंड इफेक्ट क्या क्या कॉज करते हैं, अलर्टनेस आ जाती है, प्यूपिल में डायलेशन होता है, पाइलो इरेक्शन होता है, हैंड्स और लेग्स के जो हेयर है वो इरेक्ट होने लगते हैं। एंड उसके अलावा हार्ट बीट का रेट इंक्रीज होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन स्टिमुलेट होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करते हैं। देन उसके बाद है क्या, द एड्रेनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स का रीजन जो दिया हुआ है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पार्ट 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, कॉल्ड द जोना रेटिकुलरिस दैट मीन्स इनर लेयर, जोना फेसिकुलाटा मिडिल लेयर एंड द जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर। सो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है ये। द एड्रेनल कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। एंड जो एड्रेनल कॉर्टेक्स रीजन है वहां से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं एंड कॉमनली इनको बोलते हैं क्या, कॉर्टिकॉइड्स। द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिसोल भी बोलते हैं। सो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इन अवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड ह्यूमन बॉडी में कॉर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉज करता है। कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एंड ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो कि बॉडी में बैलेंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं दैट आर द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एंड इसमें सबसे कॉमन कौन सा है, एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इन अवर बॉडी। एल्डोस्टेरोन जो है वो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है ना उसमें एल्डोस्टेरोन कैसे फंक्शनिंग करता है कि इट मेनली एक्ट्स ऑन द रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट करता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन फ्रॉम द बॉडी। एंड मेन फंक्शनिंग क्या है इसकी, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना। देन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और है यहाँ पर, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ना उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसको स्टिमुलेट करें। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म शुगर प्रोड्यूस करता है फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। एंड उसके अलावा और क्या प्रोसेस है, लिपोलाइसिस एंड द प्रोटियोलाइसिस। लिपोलाइसिस में क्या हो रहा है कि लिपोलाइसिस भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें कि जो लिपिड ट्राइग्लिसराइड है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। एंड प्रोटियोलाइसिस में जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक डाउन होता है पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स में। एंड इनहिबिट
सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। तो लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस में जो लिपिड्स एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहे हैं सो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर हो गए, इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, सेल्यूलर अपटेक जो है वो इनिबिट हो जाएगा, अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन जो है वो भी इनिबिट होता है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शंस। उसके अलावा जो कॉर्टिसोल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, वो बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड किडनी के फंक्शनिंग को भी मेंटेन करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिसेप्टर्स एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अलावा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जिनमें पर्टिकुलरली कौन सा आता है, कॉर्टिसोल आता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस को सप्रेस करते हैं। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स द आरबीसी प्रोडक्शन एंड उसके साथ साथ जो कॉर्टिसोल है वो आरबीसी के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करते हैं। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। तो कॉर्टिसोल क्या है, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया। देन एल्डोस्टेरोन जो होते हैं ना, दैट इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, वो मेनली रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं एंड सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और पोटेशियम एंड फॉस्फोरस आयन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। दस एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। सो इस वे में एल्डोस्टेरोन भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करते हैं, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स आल्सो सीक्रेट बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स व्हिच प्ले अ रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग पुबर्टी। तो कुछ अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं, एंड्रोजन्स, वो भी सीक्रेट होते हैं एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स है जो कि एक्सियल हेयर के ग्रोथ में हेल्प को स्टिमुलेट करते हैं, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर के ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करते हैं। एंड ये जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स होते हैं दैट मीन्स कि एंड्रोजन्स मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं एंड ये जो हार्मोन्स रहते हैं ना वो सीक्रेटेड होते हैं डिहाइड्रोक्सी एपी एंडोस्टेरोन के फॉर्म में, जो कि एक्ट करते हैं प्रिकर्सर की तरह टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों के लिए ही। एंड इसका इंपॉर्टेंट रोल एक और कहाँ पर होता है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, फीटस का जो डेवलपमेंट है उसमें भी एंड्रोजन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर। एंड इसके अलावा जो यहाँ पर हमने एडिसन्स डिसीज देखी वो कब हो रही है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के स्पेसिफिकली अगर होती है तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से होती है। कशिंग्स सिंड्रोम होता है, इट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल वाइल एन एक्सेस ऑफ aldosterone leads to aldosteronism। and एक डिसीज होती है adrenal viralism is caused by the excess of this androgens or the corticoids in female। In this there is a development of male secondary sexual characters such as beard, moustache etc. in females। क्लियर हुआ। देन उसके बाद जो ग्लैंड आती है वो है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। सो जो ग्लैंड्स हम देखते हैं ना, फिर इवन एड्रेनल ग्लैंड भी, एड्रेनल ग्लैंड के अलावा किडनी है, पैंक्रियाज है, हार्ट है, लिवर है, ये सारे क्या है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं। बिकॉज पैंक्रियाज का भी एंडोक्राइन फंक्शन तो है बट साथ साथ एक्सोक्राइन भी है, तो ये कंपोजिट ग्लैंड की कैटेगरी में आते हैं। पैंक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पैंक्रिया क्या है, कंपोजिट है, दैट मीन्स कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है एंड एंडोक्राइन बिहेव भी करती है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से हो जाते हैं, सो अ ग्लैंड दैट मेक्स सब्सटेंस such as sweat, tears, saliva, milk and digestive juices and release them through a duct or opening to a body surface। It is called as the exocrine gland। and इनके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, sweat gland, salivary gland, mammary gland, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एंड देन अगेन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, सो कौन से होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड कि जिसका जो सीक्रेशन है डायरेक्टली कहाँ पर आता है, ब्लड में आता है। तो एनी ग्लैंड दैट इज सीक्रेटिंग इट्स सब्सटेंस और हार्मोन इनटू डायरेक्टली इनटू द ब्लड और द टारगेट ऑर्गन, इट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। द एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंड एंडोक्राइन पार्ट जो है पेनक्रियाज का वो क्या सीक्रेट करता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। There are about 1 to 2 million isolates of Langerhans in the normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue। And overall जो 1 to 2 million isolates of Langerhans जो है एक human pancreas में होते हैं normal condition में, but
सिर्फ 1 to 2% ऑफ जो पैंक्रियाटिक टिश्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। एंड देन उसके बाद जो ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इनमें दो टाइप्स की सेल होती है, एक होगी क्या अल्फा सेल्स एंड दूसरी होती है बीटा सेल्स। The alpha cells secrete a hormone called glucagon while the beta cells secrete insulin. So alpha cell क्या secrete करते हैं, ग्लूकागन सीक्रेट करते हैं एंड बीटा सेल्स जो है वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। अल्फा सेल का अमाउंट होता है जनरली 25% एंड बीटा सेल्स होते हैं जनरली 60%। एंड ये जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नेम है ना, ये आफ्टर द डिस्कवरर पॉल लैंगरहैंस के बाद ये जो नेम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ए एंड पी सेल्स भी होते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है उसमें 2 और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स, डी सेल्स जिसका अमाउंट होता है अबाउट 10% एंड विच सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, एंड पीपी सेल्स या फिर एफ सेल जो सीक्रेट करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। सो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा के अलावा और कौन से होते हैं, डी दैट इज द डेल्टा एंड पीपी सेल्स जो होते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। Now coming on to the hormones of pancreas, glucagon is a peptide hormone. Glucagon क्या है, पैंक्रियास से सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन है। एंड यहाँ पर ये जो अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स से इंसुलिन और ग्लूकागन आते हैं ना, ये एंटीगोनेस्टिक वर्क करते हैं, दैट मीन्स कि ऑपोजिट वर्क करते हैं। एंटीगोनेस्टिक इफेक्ट क्या है, सिर्फ यहाँ पर ही 2 हार्मोन्स में नहीं और भी जगह होता है, जो कि एक डिसलाइक मैनर में डिसलाइक नेचर शो करते हैं या फिर ऑपोजिशन में वर्क करते हैं। देन लेट्स सी अबाउट द ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्लूकागन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लूकागन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल्स, हेपेटोसाइट्स एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर हाइपरग्लाइसीमिया। तो ग्लूकागन क्या है, ग्लूकागन वर्क करता है मेनली लिवर सेल्स पे एंड लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, एंड स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस को एंड दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल। इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। सिंपली होगा ग्लूकागन लिवर सेल पे एक्ट करेगा, लिवर सेल जो है वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा कि जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस में जो शुगर है उसका अमाउंट होगा, बिकॉज जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होगा किसमें, ब्लड ग्लूकोज में, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ेगा, ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होगा एंड कंडीशन आएगी क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस हमने देखा था, ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता था कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज कन्वर्जन ऑफ या फिर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। In addition, this hormone stimulate the process of glyconeogenesis, which also attribute to hyperglycemia. And even gluconeogenesis होता है, उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगी, बिकॉज जब मेटाबॉलिक प्रोसेस है एंड इवन नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से भी अगर शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली तो शुगर का लेवल ही इंक्रीज हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है। दैट इज वाई इधर वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। एंड ये कैसे होता है, जब ग्लूकागन लिवर सेल्स पे एक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस को, जिससे कि ग्लूकोज फॉर्म होगा एंड ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ ग्लूकागन हार्मोन जो है वो अगेन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, जैसे कि हाइपरग्लाइसेमिया होगा। क्यों, बिकॉज जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ ग्लूकागन रिड्यूसेस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। एंड ग्लूकागन और क्या कर रहा है, जो सेल में ग्लूकोज का अपटेक होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। दस ग्लूकागन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसलिए ग्लूकागन क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, दैट मीन्स कि ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। Now coming on to insulin, it is a peptide hormone which plays a major role in the regulation of glucose hemostasis. So insulin भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, बट इसका मेजर रोल कहाँ पर होता है, ग्लूकोज हीमोस्टेसिस को रेगुलेट करने के लिए। इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। इंसुलिन कहाँ पर वर्क करता है, हेपेटोसाइट्स पे एंड एडिपोसाइट्स पे। एडिपोसाइट्स क्या होती हैं, एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स हैं, एंड हेपेटोसाइट्स होती हैं लिवर सेल्स। सो इन पे वर्क करेगा एंड एनहांस सेल्यूलर ग्लूकोज
अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, और सेल से जो ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज करेगा. एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल और द हाइपोग्लाइसीमिया. सो इससे क्या होगा, जब अपटेक और यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज की रैपिड मूवमेंट होगी कहाँ पर, ब्लड से लेके हेपेटोसाइट्स तक एंड एडिपोसाइट्स तक. एंड जब ये ब्लड से जो ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड कंडीशन होगी क्या, हाइपोग्लाइसीमिया. इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस. तो ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन हो रहा है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. एंड इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कौन करता है, insulin. The glucose hemostasis is in blood is thus maintained jointly by two insulin and glucagons, and इसीलिए ये जो hemostasis है ग्लूकोज का वो मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन, because they work opposite. Prolonged hyperglycemia leads to complex disorder called diabetes mellitus, which is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compound known as ketone bodies. So hyperglycemic condition अगर ज़्यादा टाइम के लिए रहती है उससे डायबिटीज मेलाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जो ब्लड से ग्लूकोज का लॉस हो रहा है वो इंक्रीज हो जाता है थ्रू यूरिन, एंड जो कीटोन बॉडीज हैं वो भी फॉर्म होने लगती हैं बॉडी में. एंड डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी, एंड डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी से भी सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है, बिकॉज इंसुलिन क्या कर रहा है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, या फिर ग्लूकोज जो ब्लड में है उसको ट्रांसफर करता है टिश्यूज में एंड सेल्स में. एंड कौन से सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट पैंक्रियाज एंड द हार्मोन सीक्रेटेड बाय देम. एंड यहाँ पर ना कुछ फंक्शंस जो हैं, बेसिकली इंसुलिन के फंक्शंस जो है एंड ग्लूकागन के फंक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहे हैं, तो क्या वो फंक्शन जो है वो इंसुलिन परफॉर्म कर रहे हैं एंड क्या फंक्शन जो है वो ग्लूकागन परफॉर्म करते हैं. एंड साथ साथ अगर आप डिसऑर्डर्स लिख लेते हैं यहाँ पर डायबिटीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो होते हैं पैंक्रियाज के हार्मोन की हेल्प से, तो वो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, glycogenolysis, gluconeogenesis, lipolysis, ketogenesis, etc. Now coming on to the next gland, that is testes. A pair of testes is present in the scrotal sac outside abdomen of male individual. So testes का location कहाँ पर है, scrotal sac में located होते हैं मेल में. Testes performs dual functions as a primary sex organ as well as the endocrine glands. And testes भी क्या है, सिर्फ endocrine gland नहीं है, it is a primary sex organ in males. Testes is composed of seminiferous tubules and stromal और intestinal tissue. Testes का composition किससे हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हुआ है एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू से ये फॉर्म होते हैं. द लीडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेसेस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, मेनली टेस्टोस्टेरोन. सो जो टेस्टिस में लीडिक सेल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं टेस्टिस में, फॉलिकुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल और लीडिक सेल्स, एंड थर्ड वन होता है सर्टोली सेल. तो यहाँ पर जो सेकेंड टाइप ऑफ सेल है वो सीक्रेट करते हैं क्या, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, एंड जिसमें मेनली होता है टेस्टोस्टेरोन. इसके अलावा डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोटेनडायोन भी सीक्रेट करते हैं हार्मोन, बट मेन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि इंटरस्टिशियल एंड लीडिक सेल से होता है. अदर 2 टाइप्स ऑफ सेल होती है, फॉलिकुलर सेल्स जैसे कि स्पर्मराइज होते हैं, एंड थर्ड टाइप ऑफ सेल होती है सर्टोली सेल्स, जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ साथ एक हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं जो कि होता है क्या, इनिबिन. अब नाउ फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन्स. एंड्रोजन्स रेगुलेट द डेवलपमेंट, maturation and function of the male accessory sex organ like epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, urethra, etc. So androgens का मेन फंक्शंस क्या होते हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैचुरेशन है, या फिर मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करना. इसके अलावा ये जो एसेसरी ऑर्गन्स है उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा.
These hormones stimulate muscular growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low pitch of voice. एंड इसके अलावा जो एंड्रोजन्स एंड टेस्टोस्टेरोन होते हैं ये प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं ना उसको भी स्टिमुलेट करते हैं. दैट मीन्स की मस्कुलर ग्रोथ है, फेशियल हेयर एंड एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ हो रही है, एग्रेसिवनेस आती है एंड देन वॉइस का जो लो पिच है. ये सारे क्या चेंजेस हैं प्यूबर्टी के टाइम पे जो होते हैं चेंजेस, एंड इसको स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड्रोजन्स. Androgens play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis, formation of spermatozoa. So spermatozoa की formation की process जो है उसको बोलते हैं spermatogenesis. इसमें भी androgens important role play करते हैं. That means की stimulation. Androgens act on the central neural system and influences the male sexual behavior, libido. एंड एंड्रोजन्स किस पे एक्ट करते हैं? एंड्रोजन्स एक्ट करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे एंड इन्फ्लुएंस करते हैं जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं क्या? लिबिडो. तो उसको भी अफेक्ट कौन कर रहा है? इन्फ्लुएंस कौन करता है? एंड्रोजन्स. दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. इसके साथ साथ जो एंड्रोजन्स होते हैं वो एनाबॉलिक इफेक्ट होता है ना जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं. एंड एनाबॉलिक इफेक्ट से मतलब कि क्या हो गया कि जो मसल बिल्डिंग है या फिर एंड्रोजेनिक है, दैट मीन्स की रिफर्स टू द मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? एंड्रोजेंस. एंड देन यहाँ पर जो एक और हार्मोन होता है टेस्टिस की अनदर टाइप ऑफ सेल से सीक्रेट होता है, सर्टोली सेल से, वो है क्या? इनिबिन. इनिबिन हार्मोन क्या करता है? बिसाइड्स टेस्टोस्टेरोन दिस हार्मोन इज आल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द टेस्टिस एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू चेक एंड रेगुलेट द ओवर एक्टिविटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय इनिबिटिंग इट्स सीक्रेशन. सो अगर टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी ज़्यादा ही हो जाती है दैट इज हाइपर एक्टिविटी की कंडीशन में इनिबिन सीक्रेट होता है एंड उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. डिटेल्स अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दीज हार्मोन रिलेटेड टू दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन हायर क्लासेस, दैट मीन्स की क्लास 12th. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट gland, that is ovary. So it is located in the pelvic cavity in abdomen. Females have a pair of ovaries located in the abdomen. Ovary is the primary female sex organ produces one ovum during each menstrual cycle. So ovaries क्या है? एब्डोमेन में लोकेटेड होते हैं. प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि ओवम प्रोड्यूस करते हैं. वन ओवम जो प्रोड्यूस होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में. इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एंड ओवरी और क्या सीक्रेट करते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करती है जिसमें आते हैं क्या क्या? एस्ट्रोजन आता है एंड प्रोजेस्टेरॉन आता है. ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. एंड ओवरी कंपोज्ड किससे हो रही है? ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू से. द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स. सो एस्ट्रोजन सिंथेसाइज हो रहा है और सीक्रेट होता है किससे? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं उससे एस्ट्रोजन सीक्रेट एंड सिंथेसाइज हो रहा है. ओवर आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम विच सीक्रेट्स मेनली प्रोजेस्टेरॉन. एंड देन उसके बाद जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है तो फॉलिकल रप्चर होता है एंड एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन वो सीक्रेट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन. तो ये डिटेल हुई इन्फॉर्मेशन अबाउट द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की कब रिलीज होते हैं. एंड बेसिकली जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एस्ट्रोजन के सीक्रेशन के लिए. एंड प्रोजेस्टेरॉन कब सीक्रेट होता है? जब ये रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं वो एक कॉर्पस ल्यूटियम नेम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं. अब बात करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस की. एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एग्जाम्पल हाई पिच ऑफ वॉइस एक्सेट्रा, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट. एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्शुअल बिहेवियर. तो एंड्रोजन्स जो होते हैं ना, एस्ट्रोजन्स जो होते हैं उनमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं. फर्स्ट क्या करते हैं वो, एक तो हो गया कि ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हैं. देन उसके बाद जो फीमेल बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना. देन डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स का जो ओवर डेवलपमेंट अगर हो रहा है उसको कंट्रोल करना है. फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का अपीयरेंस हो रहा है किसकी वजह से? ओवरी से जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट हो रहे हैं.
Then progesterone support pregnancy. Progesterones also act like mammary gland and stimulate the formation of alveoli, sac-like structure which store milk and milk secretion. उसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं ना वो सपोर्ट करते हैं प्रेगनेंसी प्रोसेस को एंड और एक्ट करते हैं मेमरी ग्लैंड पे, जिससे कि alveoli का फॉर्मेशन होता है. alveoli आर द sac-like structure which store milk and milk secretion में भी हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन. सो ये हुए क्या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन इंडिविजुअली जिनको करना है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अभी ये जो अदर ऑर्गन्स है जो कि कभी कभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव कर देते हैं, उनमें आता है हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. Now you know about the endocrine glands and their hormones. So अभी तक endocrine glands and hormones के बारे में तो हमें समझ आया. However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine glands. For example, the atrial wall of our heart secretes a very important peptide hormone called antidiuretic atrial natriuretic factor, which decreases blood pressure. When blood pressure is increased, ANF is secreted, which causes dilation of blood vessels. This reduces the blood pressure. सो यहाँ पर क्या है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन के बारे में हमने देखा, बट क्या है कि हार्मोन्स जो होते हैं ना दे आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय सम टिश्यूज विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. बिकॉज अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट जो है वो सीक्रेट करती है क्या, दे सीक्रेट वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन एंड उसको बोलते हैं एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर विच डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर. एंड वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं. डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी. दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर एंड ऐसे ही ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा. द जुक्स्टाग्लोमेरुलर cells of kidney produce a peptide hormone called erythropoietin which stimulates less erythropoiesis. and ऐसे ही क्या है कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है किडनी की वो पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस किया एंड ये जो फिर पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोला, एरिथ्रोपोइटिन. एंड ये एरिथ्रोपोइटिन क्या है, इट एक्ट एज so it stimulates erythropoiesis process, that is a formation of RBCs. Endocrine cells present in the different parts of gastrointestinal tract secrete major peptide hormones, namely gastrin, secretin, cholecystokinin, CCK and gastric inhibitory peptide, that is GIP. So अभी हार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, that is atrial natriuretic factor. Then उसके बाद जो gastrointestinal tract है वहाँ से सेवरल हार्मोन सीक्रेट होते हैं. एग्जाम्पल में है गैस्ट्रिन है, सीक्रेटिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स होते हैं. Gastrin acts on the gastric gland and stimulate the secretion of hydrochloric acid and pepsinogen. So gastrin किस पे वर्क करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन जो है वो सीक्रेट होते हैं. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of water and as bicarbonate ion. उसके अलावा जो secretin है वो एक्ट करता है किस पे, exocrine pancreas पे एंड स्टिमुलेट करता है secretion को वाटर के एंड जो बाइकार्बोनेट आयन है उसमें. CCK acts on both pancreas and gallbladder and stimulates the secretion of pancreatic enzymes and bile juice respectively. उसके बाद जो secretin है वो exocrine pancreas पे भी एक्ट करते हैं एंड वाटर और बाइकार्बोनेट आयन के सीक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. इसके अलावा जो CCK कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो एक्ट करता है पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे, जिससे कि पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस दोनों के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा है. देन GIP दैट इज अ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी. तो GIP क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन है, तो गैस्ट्रिक पेप्टाइड के जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट मोबिलिटी को इनहिबिट करते हैं. Several other here GIP inhibits gastric secretion and motility and GIP जो है gastric secretion को gastric secretion को inhibit करते हैं, साथ साथ उसकी motility को भी inhibit करें. Several other non-endocrine tissues secrete hormone called growth factors and कुछ endocrine tissues और होते हैं जो कि normal growth of tissue के लिए responsible होते हैं, cause करते हैं and repairing और regeneration में help करते हैं. क्लियर. सो ये जो हार्मोन्स ऑफ किडनी, हार्ट एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो किडनी ऑफ
हार्ट में आ जाता है एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर, किडनी हॉर्मोन्स ऑफ किडनी में आएगा क्या, जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, एंड देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सेवरल आ जाते हैं, ग्रेस्टिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में क्या हो रहा है कि जो हार्मोन रिलीज होते हैं रिस्पेक्टिव ग्लैंड से एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में ही दे कैरी आउट वाइड स्प्रेड इफेक्ट इन द हाउस ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड फिर जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, मतलब जो भी हार्मोन्स रहेंगे उनका रिस्पॉन्स स्पेसिफिक होता है एंड एक्यूरेट होता है। एंड ये जो हार्मोन्स होते हैं देयर इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन known as a hormone receptor located in the target tissue only. Now अभी mechanism of action में हमने यहाँ ब्रीफ में देखा, अभी डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। Hormones produce their effect on target tissue by binding to specific protein called a hormone receptor located in target tissue only. तो जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने भी टारगेटेड टिश्यूज है तो वो बाइंड हो जाते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन से एंड उनको बोलते हैं क्या, हार्मोन रिसेप्टर बोलते हैं। एंड लोकेटेड होता है ये कहाँ पर, टारगेट टिश्यू की लोकेशन पे। हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल एंड present on the cell membrane of the target cell are called the cell membrane bound receptor, and the receptor present inside the target cell are called इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। सो ऐसे रिसेप्टर हार्मोन के जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं लार्जेस्ट सेल में उनको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बोलते हैं। एंड जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं एंड रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द टारगेट सेल्स वो उनको बोलते हैं क्या, इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, एंड जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। सिंपली बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन to its receptor leads to the formation of a hormone receptor complex, and जो हार्मोन की बाइंडिंग है उसके रिसेप्टर से उससे क्या हो रहा है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। फिगर 22.5 से 22.5 में ये फिगर दिया हुआ है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक to one hormone only and hence receptors are specific, and जो हर एक रिसेप्टर है उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक और दे मस्ट बी स्पेसिफिक टू द हार्मोन ओनली, एंड इसलिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक एक डिफरेंट सेक्शन में रहते हैं। एंड देन फर्दर जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द टारगेट टिश्यू। उसके साथ साथ जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं एंड लीड करते हैं एंड इवन मेंटेन करते हैं certain biochemical changes in the target tissue and target tissue metabolism, and hence physiological functions are regulated by hormones. On the basis of their chemical nature, hormones can be divided into two groups. तो हार्मोन को बेसिकली टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है केमिकल नेचर के बेसिस पर। फर्स्ट है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स। एग्जाम्पल में आ जाते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। एंड देन उसके बाद होता है क्या, टू ग्रुप्स में नहीं डिवाइड किया हुआ है, दे आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। सो फर्स्ट ग्रुप है पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन का, जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एक्सेट्रा। देन सेकंड है स्टेरॉइड ग्रुप। स्टेरॉइड में आते हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन एंड देन एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। थर्ड आता है आयोडोथायरोनिन, जिसमें आते हैं थायराइड हार्मोन्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में होता है क्या, एपिनेफ्रिन। Hormones which interact with a membrane-bound receptor normally do not enter the target cell but generate second messenger. Example cyclic AMP, IP3, calciumine etc. तो हार्मोन जो इंटरेक्ट करते हैं ना मेम्ब्रेन के साथ, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, सो वो नॉर्मली टारगेट सेल में एंटर नहीं कर सकते, बट अगर जीनोम जो होता है सेकेंड मैसेंजर में, जीनोम में यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या किया जाएगा, साइक्लिक AMP है, IP3 है, कैल्शियमाइन एक्सेट्रा ये सब है, तो जो कि क्या करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। फिगर 22.5a हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, example steroid hormones, iodothyronines etc. mostly regulate gene expression or chromosome function by the
एक्शन इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि ये जो सेकेंड मैसेंजर जनरेट होता है एंड रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को, एंड विच इन टर्न हार्मोन आयोरोथायरोनिन्स एक्सेट्रा मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम function by gene expression of chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome. Cumulative biochemical actions result in physiological developmental effects. So physiological and developmental effects, and you will see this in diagram 22.5b. So जो cumulative biochemical actions होते हैं वो किस में रिजल्ट करते हैं? physiological and developmental effects शो होते हैं after the mechanism of hormone. So यहाँ पर ना प्रोटीन नेचर एंड स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं, प्रोटीन हार्मोन एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन गिवन है जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन में दिया है ये है प्रोटीन हार्मोन की, प्रोटीन हार्मोन कैसे एक्ट करता है। सो प्रोटीन नेचर के हार्मोन के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पर जो हार्मोन है वो फर्स्ट आता है कहाँ पर? रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे। सो वहाँ पर हार्मोन आता है एंड देन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एंड रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जब रिस्पॉन्स आता है, सो ये जो रिस्पॉन्स है ये कन्वर्ट किस में होता है? जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। ये रिस्पॉन्स 1 को सेकेंड मैसेंजर जो होते हैं ना साइक्लिक एएमपी, दैट इज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और द कैल्शियम आयन, ये क्या लेकर जाएंगे इसको सेकेंड नेक्स्ट साइट पर, एंड वहाँ पर बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं, एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आने के बाद कन्वर्जन होता है उसका किस में? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में, एंड दैट शोज द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू एंड सेल्स। एंड यहाँ पर किसकी ग्रोथ होने लगती है? ओवेरियन ग्रोथ होती है। सो जो हार्मोन्स होते हैं ना वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू आते हैं एंड देन उसके बाद इंटरैक्ट करते हैं विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड डू नॉट एंटर देयर टारगेट सेल इन नॉर्मल कंडीशन। पर क्या जनरेट करते हैं? वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं जैसे कि साइक्लिक एएमपी एंड विच रेगुलेट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन। एंड देन हार्मोन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते मेटाबॉलिक रिएक्शन में बाय देमसेल्फ, बट इंस्टेड दे एक्ट एज मैसेंजर्स ओनली और द प्राइमरी मैसेंजर्स। एंड देन फिर जो पेप्टाइड हार्मोन है वो फंक्शन कैसे करता है? क्योंकि पेप्टाइड हार्मोन जो है वो वाटर सॉल्युबल नेचर के होते हैं, सो ये एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर्स है जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स उससे बाइंड कर जाते हैं एंड देन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। एंड ये जो फॉर्मेशन हुआ ना कॉम्प्लेक्स का, ये क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं एडेनाइलेट साइक्लेज, एंड जो एक्टिवेटेड एंजाइम है उससे क्या होगा? साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट अगेन। एंड जो एटीपी से ये एएमपी का फॉर्मेशन हो रहा है इन द सेल फ्रॉम रिसेप्टर साइट, एंड देन जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो किस में चेंज क्या करेगा? परमिएबिलिटी है जो सेल मेम्ब्रेन की उसको चेंज करेगा, एंड टू फैसिलिटेट पैसेज ऑफ द मटेरियल्स थ्रू इट thereby regulate cellular activities of cell causing specific response to अगर। एंड यहाँ पर जो परमिएबिलिटी है वो चेंज होगी जिससे पैसेज होगा, एंड देन सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होता है, जनरेशन होता है। एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फंक्शन किसके साथ करते हैं? बाय इंटरैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विथ द जीनोम, स्टेरॉइड हार्मोन एंड आयोरोथायरोनिन्स। सो इस वे में नॉट ओनली दिस बट जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं वर्क करते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में एक जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं, एंड अनदर हार्मोन जो हार्मोन एफएसएच एंड एलएचए का ही हम फीडबैक मैकेनिज्म देखते हैं। सो रिलीज कहाँ से होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से ही एलएच एंड एफएसएच जो है वो रिलीज होते हैं, एलएच एंड एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट ये यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी से कैसे आया? जब हाइपोथैलेमस पार्ट से, जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस पार्ट है वहाँ से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे तो वो स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से देन रिलीज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पर एक्ट करेगा? लीडिक सेल्स पे, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करते हैं सर्टोली सेल पे। देन इसके बाद जो लीडिक सेल्स है वो क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन की प्रोसेस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड देन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जब ये एक्सेस में होने लगता है, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्सेस में होगा ना तो फिर यहाँ से जो है वो फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस पे
नेगेटिव इफेक्ट, दैट मीन्स कि इनहिबिट करता है एंड सेम टाइम पे इनहिबिट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है उसका सीक्रेशन कम करे जिससे टेस्टोस्टेरोन कम सीक्रेट हो। एंड अगेन यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना वो क्या कर रहा है, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करते हैं। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कॉज करते हैं, ठीक है। एंड सर्टोली सेल्स में ही क्या रहेगा, इनहिबिन सीक्रेट होता है। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ पर आपको इन शॉर्ट फॉर्म को टाइम टू टाइम लिखते जाओ क्योंकि हमें हर एक जगह बोल रही हूँ। हाइपोथैलेमस से आया क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक्टिवेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करेंगे लीडिक सेल एंड द सर्टोली सेल्स रिस्पेक्टिवली, लीडिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स रिस्पेक्टिवली। एंड लीडिक सेल्स जो है वो सीक्रेट करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब एक्सेस में हो जाता है अमाउंट, सो एक्सिस में जब रहेगा अमाउंट तो वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को एंड हाइपोथैलेमस को टू एक्ट ऑन द लीडिक सेल्स टू सीक्रेट दिस हार्मोन। सो यहाँ पर हार्मोन क्या होगा, कम हो जाएगा सीक्रेट होना। देन सर्टोली सेल्स को भी कौन इनहिबिट कर रहा है एंड पॉजिटिव फीडबैक भी यहाँ कौन दे रहा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कॉज करेगा by activating the or stimulating the Sertoli cells, but Sertoli cells से एक और हार्मोन आता है that is the inhibin। तो जब भी टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा ना सर्टोली सेल्स पे तो यहाँ से इनहिबिन रिलीज होगा एंड ये भी जाके फीडबैक मैकेनिज्म कहाँ कॉज करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड हाइपोथैलेमस पे। सो ये क्या होता है यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म, दैट मीन्स कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव की कोई भी हार्मोन एक्सेस में होगा तो हाइपर कंडीशन जो कि हार्मफुल होती है एंड अगर लो कंडीशन है तो वो भी हार्मफुल है। दैट इज वाई इंपॉर्टेंट क्या है, एक ऑप्टिमम कंडीशन हो, दैट इज वाई ये मैकेनिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दिस सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन में क्या हुआ, एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। सेल मेम्ब्रेन बैरियर के बाद जब ये एस्ट्रोजन क्रॉस किया तो आके क्या हुआ, अटैच हो जाता है, रिसेप्टर को बाइंड कर लेता है। रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन उसके बाद वो न्यूक्लियस में एंटर करेगा। ये कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद जो हार्मोन रिसेप्टर डाइमर्स हैं वो किससे बाइंड कर जाते हैं, डीएनए से बाइंड करेंगे। डीएनए से बाइंड कर गया ये रिसेप्टर एंड देन उसके बाद जो डीएनए है उसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तो क्या फॉर्म होगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए जो है उसमें ट्रांसलेशन होगा तो एक न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा एंड ये जो न्यू प्रोटीन फॉर्म हुआ है वो अपने फिजियोलॉजिकल एक्शंस शो करते हैं। फिर क्लियर हुआ यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी सा सिंपल है, अगर इसमें हम एस्टेरॉइड हार्मोन्स ले रहे हैं तो डिफ्यूजन होता है बिकॉज स्टेरॉइड जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाएंगे एंड यहाँ पर जो इनसाइड साइटोप्लाज्म अगर प्रेजेंट है तो वहाँ से रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड जो टारगेट सेल होते हैं वहाँ पर रिस्पॉन्स भी शो करना होता है। सो रिसेप्टर्स जो है वो बाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, न्यूक्लियर पोर्ट से अंदर जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पर जो डीएनए है उससे बाइंड कर जाते हैं। डीएनए के ऊपर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है। जीन एक्टिवेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए प्रोडक्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी एंड देन टारगेट सेल्स पे रिस्पॉन्स आते हैं। सो इस वे में स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वो वर्क कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर भी फीडबैक मैकेनिज्म सेम होती है क्योंकि हर एक हार्मोन का क्या है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है या फिर किसी भी हार्मोन का सीक्रेशन जब एक्सेस में हो जाता है सो उसके अगेंस्ट वर्क करता है ज़रूर कोई हार्मोन। एंड देन उसके बाद जो एक्शन ऑफ हार्मोन थ्रू इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स है ना, तो कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एंड न्यूक्लियस में क्या होता है कि बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर साइड से क्रोमोसोम में एंड रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, जो कि रिजल्ट करता है किसमें, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। एंड जो क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस होते हैं एंड फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं और उससे क्या शो होता है, डेवलपमेंटल इफेक्ट्स आते हैं। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है जिसमें हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल में काफ़ी कुछ पढ़ा, बट एक और चीज़ यहाँ पर है एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शंस जो हार्मोन के बारे में। इवन हमने एग्जांपल तो देखा ही एक एलएच एंड एफएसएच में, बट जो हार्मोन है कोई भी वो एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक दोनों इफेक्ट शो करते हैं जब भी उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन में क्या होता है, सो एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन इफेक्ट टू हार्मोन्स
are opposite to each other on the target cells, example insulin and glucagon hormone. They act antagonistically. And synergistic hormone में क्या आ जाता है, two or more hormone that tend to complement each other for their effect on the target cells. And example में इसके आ जाएंगे क्या, estrogen, progesterone, oxytocin, prolactin, all act synergistically for the secretion, प्रोडक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड्स. सो अगर क्यूमुलेटिव वर्क कर रहा है सो वो हो जाता है सिनर्जिस्टिक, एंड अगर एंटागोनिस्टिक वर्क कर रहा है तो वो रहते हैं क्या, एंटागोनिस्टिक. ऑपोजिट वर्क कर रहा है तो होता है एंटागोनिस्टिक. नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन. तो चैप्टर हमने लाइन बाय लाइन रीडिंग के साथ कंप्लीट किया, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ. अभी हम यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू चैप्टर की समरी भी ओवरऑल डिस्कस हो जाएगी. क्लियर है ना? सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज डिफाइन द फॉलोइंग एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन क्या होते हैं, बिकॉज ये पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है. Exocrine glands are the glands that liberate their secretion into ducts conveying either on the surface of the body or to a particular organ of the body. But exocrine glands कौन से होते हैं? They are the ductless gland, इनमें duct नहीं होते हैं, which liberate secretions into the bloodstream conveying it to target organs that are located at a distance. तो endocrine gland डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पर वर्क करते हैं या फिर ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करते हैं, देन ब्लड स्ट्रीम से वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है. बट एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो सीक्रेशन अपना डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं either on the body surface or the particular organ. देन उसके बाद जो हार्मोन्स हैं, तो हार्मोन क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं दैट सर्व्स एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड इज सीक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स आर कॉल्ड हार्मोन. एंड साथ साथ यहाँ पर एग्जांपल भी बताने हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अवर बॉडी. बुक में इसका डायग्राम गिवन है जहाँ पर बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स का लोकेशन क्लियरली गिवन है. नाउ द थर्ड वन इज लिस्ट हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द फॉलोइंग. सो यहाँ पर जो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोन्स हमें बताने हैं. इसको आप अगर लिख रहे हो ना तो क्विकली लिखते जाना, बिकॉज बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पर हमें लिखना है. फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से सीरीज ऑफ हार्मोन आते हैं. दो टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन में क्या क्या आ जाएगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, थायरोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड इनहिबिटिन में क्या आ जाएगा, ग्रोथ इनहिबिटिन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग एंड द मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन. ये हो गए हाइपोथैलेमस के. देन उसके बाद आता है पिट्यूटरी में. पिट्यूटरी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस जहाँ से आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. देन सेकेंड पार्ट होता है इसमें न्यूरोहाइपोफाइसिस जहाँ से आएगा ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन. एंड थर्ड होता है इसमें इंटरमीडिएट लोब जिससे आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और द MSH. देन उसके बाद थर्ड दिया हुआ है यहाँ पर थायराइड. थायराइड से हार्मोन्स कौन से आते हैं, कैल्सिटोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनाइन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनाइन. देन पैराथायराइड से सिर्फ एक हार्मोन आता है, पैराथॉर्मोन. फिफ्थ वन इज एड्रिनल ग्लैंड्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स से आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनल मेडुला से आते हैं एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन. एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अलावा और क्या आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. देन उसके बाद है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज से आते हैं ग्लूकागन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेटिन. टेस्टिस से आते हैं टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन. ओवरी, फ्रॉम ओवरी देयर इज रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. फ्रॉम थाइमस, थाइमोसिन. एट्रियम, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. किडनी, एरिथ्रोपोइटिन. एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आता है गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, एंटेरोक्राइनिन, ड्यूरोक्राइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन. एंड लिवर से आता है एंजियोटेंसिनोजन. सो यहाँ पर हमने सारे ही जितने भी ग्लैंड्स गिवन थे सबके हार्मोन्स डिस्कस किए. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन है हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एंड उसका हमें बताना है टारगेट ग्लैंड. तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का टारगेट ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी. जब हाइपोथैलेमिक हार्मोन टारगेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं उसके बाद ही रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं. देन सेकंड है थायरोट्रोपिन, TSH जो है ये किस पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करते हैं. देन उसके बाद आ रहा है क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिन दैट इज
ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये टारगेट ग्लैंड क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, एंड दैट उसमें भी क्या है, कॉर्टेक्स पार्ट. गोनेडोट्रोपिन दैट मीन्स LH एंड FSH टारगेट ग्लैंड्स होंगी टेस्टिस एंड ओवरीज. मेलानोट्रोपिन MSH पिगमेंट सेल्स ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन जो होते हैं वो टारगेट ऑर्गन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. सो यहाँ पर जो हार्मोन्स गिवन है उनके फंक्शनिंग के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है. फर्स्ट वन इज पैराथायराइड हार्मोन. पैराथायराइड हार्मोन क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है. इसके सीक्रेशन को रेगुलेट कौन करता है, तो इट इज रेगुलेटेड बाय द लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन. देन जो पैराथायराइड हार्मोन है वो कॉज करते हैं क्या, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड. देन उसके बाद दे एक्ट ऑन बोन्स देयर बाय ट्रिगरिंग द बोन रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस. दे आल्सो ट्रिगर्स रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज इन द कैल्शियम आयंस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड दैट इज डाइजेस्टेड. देन उसके बाद PTH जो है वो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है जो कि 24 कैल्शियम प्लस आयन का ब्लड में अमाउंट इंक्रीज करते हैं. एंड दे ऑल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन बैलेंसिंग कैल्शियम आयन in the body along with the TCT thyrocalcitonin that is in calcium hemostasis. तो पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शंस के बारे में यहाँ पर हमने देखा है. मोस्टली जो फंक्शन है पैराथायराइड हार्मोन के वो रिलेटेड है किससे, कैल्शियम से. एंड कैल्शियम का इफेक्ट जहाँ पर भी होता है क्योंकि कैल्शियम आयन का इंक्रीज एंड डिक्रीज से ब्लड में जो भी इफेक्ट हो रहा है. एंड साथ साथ कैल्शियम सबसे मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बॉडी में, बोन्स में. सो इसके रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस या फिर बोन्स में बेंडिंग होना या फ्रेजाइल होना बोन्स का, सबके लिए ही कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो कैल्शियम का एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी. एंड ये सारे फंक्शंस को रेगुलेट कौन करते हैं, पैराथायराइड हार्मोन. देन नेक्स्ट उसके बाद जो है वो है थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं, थायरोक्सिन है एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन. तो थायराइड हार्मोन चेक्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज द BMR ऑफ बॉडी. एंड बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट है, बोन्स में ऑसिफिकेशन, इसको रेगुलेट करने का फंक्शन है. देन बॉडी का वेट कंट्रोल करने में रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड. इट ऑल्सो कंट्रोल्स टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ tadpole larva into an adult frog. Then it suppresses the formation of RBCs. Triiodothyronine जो है वो इंक्रीज करता है एनर्जी कंजम्पशन को एंड बॉडी में ऑक्सीजन को. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट. सो ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं किसके, थायराइड हार्मोन के. देन थाइमोसिन्स के फंक्शन में आता है. थाइमोसिन्स रिलीज कहाँ से हो रहे हैं, थाइमस ग्लैंड से. देन मेन फंक्शन जो है, इट ट्रिगर्स द डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocyte प्रोवाइडिंग cell mediated immunity, and it also facilitates antibody production to provide humoral immunity. So it ultimately provide immunity, whatever the type of immunity, either it may be cell mediated or the humoral. And it also trigger the rate of division of cell in children, thereby promote the growth. सो थाइमोसिन्स के फंक्शन हो जाते हैं. उसके बाद आता है एंड्रोजन्स. एंड्रोजन्स जो होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स हैं that are located in the intertubular space, generate a collection of hormone known as androgens or the testosterone family, and they check the maturation and development and function of the male accessory sex organs such as vas deferens, epididymis, seminal vesicles, urethra, prostate gland, etc. They also trigger the growth of muscles, facial and axillary hair, low pitch of voice, aggressiveness, etc. Basically the puberty characteristics. They display critical stimulatory role in the phenomena of spermatogenesis. They act on the central neural system, influencing the male sexual behavior, libido. They generate anabolic effect on carbohydrate metabolism and proteins. So ये है हुए functions किसके, एंड्रोजन्स के. देन एस्ट्रोजन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो एस्ट्रोजन जो है ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को ट्रिगर करते हैं, जिससे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, नेमली यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब एंड वजाइना. Then they also cause FSH secretion to decrease and luteinizing hormone to increase. They enhance the sensitivity of uterus to the hormone oxytocin, facilitates development of mammary gland and regulation of female sexual behavior. Then next है यहाँ पर लास्ट शॉर्ट नोट है, फंक्शंस किसके बताना है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन. सो इंसुलिन एंड ग्लूकागन जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिक है. इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज हीमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है. दे एक्ट ऑन एडिपोसाइट एंड हेपेटोसाइट, ट्रिगर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू द मसल्स फ्रॉम ब्लड, एंड देन इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ब्रिंग अप
about glycogenesis, that is conversion of glucose to glycogen and glycogenesis, then causing hyperglycemia. तो अगर ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा उसमें कंडीशन क्या आएगी, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, बट इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को इनहिबिट, हीमोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर रहा है, दैट इज वाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है एंड वो क्या कॉज करता है फिर हाइपोग्लाइसीमिया. एंड ग्लूकागन के फंक्शंस में क्या जाता है, इट इज क्रिटिकल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो इंसुलिन मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ग्लूकोज हीमोस्टेसिस, बट ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्लूकागन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और क्रिटिकल होते हैं. तो दे ऑल्सो एक्ट ऑन हेपेटोसाइट ट्रिगरिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. तो जस्ट ऑपोजिट वर्क करेगा इंसुलिन के एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस फिनोमेनन को ट्रिगर करते हैं, दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स नेमली प्रोटीन एंड फैट टू ग्लूकोज, जिससे अल्टीमेटली बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज होगा. सो ये फंक्शंस की बात हुई. जितने भी हार्मोन्स यहाँ पर देखिए उनके सेवरल फंक्शंस हैं, सारे ही फंक्शन आपको बुक में गिवन है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट वन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एंड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. सो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन में क्या आ जाता है, ग्लूकागन, क्योंकि ये ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं. एंड हाइपोग्लाइसेमिक में आता है क्या, इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज के अमाउंट को डिक्रीज करते हैं. सेकेंड इज हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन. हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन दैट मीन्स की पैराथॉर्मोन. गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में आ जाएगा क्या, LH एंड FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. देन प्रोजेस्टनल हार्मोन में जो आएगा वो क्या रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन. देन नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन में आता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. लास्ट वन है एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स. तो एंड्रोजन से हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन, एंड एस्ट्रोजन से आता है क्या, बीटा एस्ट्राडायोल. सो ये हो गए डिफरेंट हार्मोन्स एंड डिफरेंट हार्मोन्स एंड द टारगेट साइट भी देखा हमने यहाँ पर कि क्या टारगेट साइट है. एंड यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी हार्मोन्स हैं उनका एक एक एग्जाम्पल क्लियर. देन उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन जो है, विच हार्मोन डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पर कुछ डिसीजेस मेंशन है जिनके बेसिस पर हमें बताना है कि ये जो डेफिशिएंसी डिसीज हो रही है ये किस हार्मोन की वजह से होती है. तो फर्स्ट वन इज डायबिटीज मेलाइटस. तो ये इंसुलिन से हो रहा है, दैट मीन्स की इनएडिक्वेट सीक्रेशन. सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द एबनॉर्मली हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. बेसिकली होता है ये ग्लाइकोजन की वजह से, क्योंकि ग्लाइकोजन की वजह से ही ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, बट फंक्शन किसका है, इंसुलिन का, टू रेगुलेट द ग्लूकोज हीमोस्टेसिस. दैट इज वाई क्या अगर जब भी एबनॉर्मली हाई ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में, so it causes diabetes mellitus and it is by the deficiency of insulin. क्योंकि अगर इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा दूसरे कंपाउंड्स में. देन सेकेंड वन इज गॉइटर. गॉइटर में क्या है, थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी से होता है, दैट इज अ इनएडिक्वेट सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन. थर्ड वन है क्रिटिनिज्म. क्रिटिज्म होता है थायराइड ग्लैंड के इनएडिक्वेट सीक्रेशन की वजह से. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ FSH. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यहाँ पर हमें बताना है. ये हो गया एक तो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि सॉल्युबल नहीं होता है लिपिड में, एंड इसीलिए क्या है ये, इट कैन नॉट एंटर द टारगेट सेल. एंड जो FSH है वो बाइंड करती है सरफेस से और सेल के, एंड इसीलिए एक्टिवेट करती है सेलुलर सिस्टम को टू कैरी आउट इट्स फंक्शनैलिटीज. देन FSH का जो मैकेनिज्म है बेसिकली हमें यहाँ पर वो डिस्कस करना है. तो जो FSH मॉलिक्यूल है वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, लोकेटेड होते हैं सेल की सरफेस पे, एंड फॉर्म करते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. अब जब फॉर्मेशन हुआ हार्मोन का, सो वो क्या कॉज करते हैं, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस को एक्टिवेट द एडेनाइल साइक्लेस एंजाइम, एंड देन ये जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करती है ATP को साइक्लिक AMP में एज अ सेकेंड मैसेंजर, एंड विच इन टर्न्स एक्टिवेट द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ मेम्ब्रेन टू ग्रैन्युलोज मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैन्युलोज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन. सो इस वे में क्या है, FSH से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं. जब तक FSH एक्टिव नहीं होगी तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड यहाँ पर सिंपल वे में क्या हुआ, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ FSH.
नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। यहाँ पर T4 जो है क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोडिन कहाँ से रिलीज होगा, थायराइड ग्लैंड से, तो ये हो गया। देन PTH इज अ पैराथायरॉइड हार्मोन, द ग्लैंड इज पैराथायरॉइड, फोर्थ वन। GnRH, it is a gonadotropin releasing hormone, it is released secreted by hypothalamus, and last one is luteinizing hormone, it is secreted by pituitary। so यहाँ पर हो गया D। so ये तो हो गया एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट एंड। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं एंड इसके साथ साथ ही जो चैप्टर के कुछ पार्ट्स बचे हुए थे उनका रिविजन भी यहाँ पर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लिस्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज एब्सेंट इन द फीमेल एंड वन दैट इज एब्सेंट इन मेल्स। सो ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड बताना है जो कि मेल में एब्सेंट है कोई ग्लैंड एंड एक फीमेल में एब्सेंट है। सो मेल में क्या एब्सेंट रहेगा, ओवरीज, एंड फीमेल में एब्सेंट है टेस्टिस। क्लियर है। सो इसकी वजह से कौन से हार्मोन्स पे इफेक्ट होगा, तो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल्स में एंड वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एंड एज अ मेल सेक्स ऑर्गन, बट ये ग्लैंड जो है फीमेल्स में एब्सेंट होती है बिकॉज फीमेल्स में क्या होता है, ओवरीज होते हैं दैट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमेन एंड प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो कि मेल्स में एब्सेंट होते हैं। देन सेकेंड वन इज व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस, विच हार्मोन ट्रिगर्स इट। एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ RBCs एंड जो पेप्टाइड हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन है जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से प्रोड्यूस होता है किडनी के ट्रिगर करने पर, वही क्या है इस कॉमन हार्मोन को ट्रिगर करते हैं। जो प्रोसेस है एरिथ्रोपोइसिस की उसको ट्रिगर करता है एरिथ्रोपोइटिन जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होते हैं। देन द थर्ड वन इज विच हार्मोन एड्स इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, थाइमोसिन हार्मोन, एंड दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ T lymphocytes एंड प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। सो सेकेंड मैसेंजर का मतलब क्या हो गया, हार्मोन एक्शन में भी हमने देखा कि सेकेंड मैसेंजर और द साइक्लिक AMP। तो हार्मोन है जो भी टारगेट सेल में एंटर नहीं कर सकते, वो क्या है स्पेसिफिक रिसेप्टर से कम्युनिकेट करते हैं जो कि सिचुएटेड होता है टारगेट सेल के सरफेस पे एंड जो मेम्ब्रेन है वहां पर भी क्या प्रोड्यूस होगा, सेकेंड मैसेंजर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द इनर साइड एंड इन टर्न जो सेकेंड मैसेंजर है वो परफॉर्म करते हैं सारे फंक्शन दैट आर रिलेटेड टू द हार्मोन। सो सेकेंड मैसेंजर का मेन रोल कब होता है, जबकि हार्मोन टारगेट सेल में एंटर नहीं कर पाता है तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की हेल्प से ही कम्युनिकेट करते हैं जो कि सिचुएटेड होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द टारगेट सेल्स। क्लियर हुई ये चीज, यहाँ पर सेकेंड मैसेंजर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन नेक्स्ट है व्हाई डू ओल्ड पीपल हैव वीक इम्यूनिटी। ओल्ड पीपल में वीक इम्यूनिटी होने का रीजन क्या है, क्योंकि ओल्ड पीपल में जो थाइमस ग्लैंड है वो सिचुएटेड होती है हार्ट के डॉर्सल साइड पे एंड बाय एज ये डिराइव होती है कब, एम्ब्रियो एंडोडर्म में थाइमस प्रोड्यूस हो रही है एंड थाइमस प्रोड्यूस करती है थाइमोसिन हार्मोन, बट एज के साथ साथ क्या हो जाता है ना कि थाइमोसिन हार्मोन जो है वो WBC के डेवलपमेंट को ट्रिगर कर देता है जिससे कि इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। बट ओल्डर इंडिविजुअल में जो थाइमस है वो डिजेनरेटेड है एंड इट कॉजिंग अ डिक्रीज्ड थाइमोसिन सीक्रेशन एंड हेंस देयर इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक, क्योंकि उसमें थाइमस ग्लैंड एज के साथ जो है वो डिटेरियोरेट होती जाती है। अब थाइमस ग्लैंड ही नहीं रहेगी तो इम्यूनिटी नहीं रहेगी एंड इससे क्या होगा, वीकनेस आएगी। Last question here is a urine sample contained increased content of glucose and ketone bodies. आंसर, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक यूरिन सैंपल में ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज का कंटेंट ज्यादा है। सो आपको ऑब्जर्व करना है इस सिचुएशन को एंड कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। फर्स्ट वन इज नेम द हार्मोन एंड ग्लैंड एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। सो कौन से हार्मोन एंड ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं, इंसुलिन हार्मोन एंड इंसुलिन ग्लैंड। सेकेंड वन इज ऑन विच सेल डू दीज हार्मोन एक्ट। तो कौन से सेल पे हार्मोन एक्ट करते हैं, तो जो बीटा सेल्स होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दैट आर प्रेजेंट इन पैंक्रियाज उनके ऊपर ये सेल्स एक्ट करते हैं, हार्मोन्स एक्ट करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन इज नेम द कंडीशन हाउ कैन बी रेक्टिफाइड। जिसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या है, तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया से क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है दैट इज लिंक्ड टू लॉस ऑफ ग्लूकोज वाया यूरिन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स कॉल्ड एज कीटोन बॉडीज। एंड इंसुलिन थेरेपी क्या करे, इट कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड टू ट्रीट डायबिटिक
पेशेंट इंसुलिन क्या करेगी, डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। सो क्लियर है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो भी हमने डिस्कस किए। नाउ आई होप कि आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो समझ आया होगा। सो इस चैप्टर के साथ क्लास 11th बायोलॉजी के जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा था वो एंड होता है। द लास्ट चैप्टर वॉज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है एंड साथ साथ 11th क्लास का भी। सो नॉट ओनली दिस चैप्टर बट आई होप आपको कि अर्लियर जितने भी चैप्टर्स है वो भी समझ आए होंगे। बट किसी भी चैप्टर में अगर डाउट्स होते हैं सो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज बिल्कुल रख सकते हैं एंड वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज डाउट्स क्लियर करना बहुत इसेंशियल है। एंड इस वीडियो सीरीज की स्पेशलिटी क्या है कि हमने यहाँ पर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन रीडिंग किया हुआ है, ठीक है ना। कि हमने लाइन बाय लाइन रीडिंग करने से मतलब क्या हुआ कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। एंड हर एक लाइन रीड करने से एक और बेनिफिट ये हो जाता है कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी में कहीं से भी आ जाते हैं। इवन हमने जो यहाँ पर डायग्राम्स को भी डिस्कस किया है, सो डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं। और 11th क्लास में भी अगर आप देखो तो बायोलॉजी है या फिर साइंस में कभी भी आप एग्जाम देते हो, सो डायग्राम्स बहुत इसेंशियल हैं। सो अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने के पर्सपेक्टिव से देखना है तो आप एनरिच माइंड्स के चैनल पे जाएंगे जब, तो वहाँ आपको 11th क्लास बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स बहुत ही सिंपल वे में मिलेंगे। साथ साथ अगर आपको नीट के लिए जो डायग्राम प्रिपरेशन करना है, सो वो आप जब ये वीडियोस देखेंगे तो आपको वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस चैप्टर, अभी अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं सो वहाँ से अपने 11th क्लास के पूरा बायोलॉजी को क्लियर कर सकते हैं, कंसेप्ट्स को अपने क्लियर कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, गो अहेड, स्टडी वेल एंड थैंक यू।